ठीक है, सो इट इज अ टू पार्टिकल सिस्टम, m1 एट अ पॉइंट ए, m2 एट अ पॉइंट बी, एंड हमें इन दोनों का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है जी, तो हम एक काम करते हैं, मान लो सपोज इस केस में कुछ फोर्सेस भी इन्वॉल्व है, थोड़ा अजीब सा डेरिवेशन है, कुछ लोगों को हो सकता है समझ में ही ना आए क्या हुआ है, और जिनको समझ में भी आएगा ज़्यादा नहीं आएगा थोड़ा सा, इसलिए पहले ही मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, इसको अजीब सा डेरिवेशन होता है। ठीक है ना, मान लो सपोज इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रही है F1, इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है F2 इन एनी डायरेक्शन, ऐसे रैंडम मैंने कोई भी डायरेक्शन बना दिया, दो पार्टिकल्स हैं इन पे कोई फोर्स भी लग रही है F1 F2। ठीक है ना, पार्टिकल्स के बीच में आपस में भी फोर्स हो सकती हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशन, ये इसको पुल करेगा वो उसको पुल करेगा, इंटरनल फोर्स। तो हो सकता है किसी तरह की हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने तो बस शो कर देना है। तो मान लो F12 और F21 ये इनकी इंटरनल फोर्सेज है, तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ F1 एंड F2, तुम भी लिख सकते हो, आर एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर से लग रही है, एक्सटर्नल समझ में आता है ना, बाहर से कोई फोर्स लगाए, एंड F12 एंड F21 आर इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस वो होती हैं जो आपस में ही लगाते हैं, इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, वी नो फॉर फर्स्ट पार्टिकल, अब हमें क्या पता है भाई, किसी भी पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होती है, फर्स्ट पार्टिकल पे दो फोर्स लग रही है, एक F1 और एक F12, ये दो लग रही है ना फोर्सेस। ठीक है ना, किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स जो होती है वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑन अ बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, dp/dt। आ रहा है समझ में, फोर्स इज dp/dt, डेल्टा p बाई डेल्टा टी, डेल्टा की टर्म से कहना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल फॉर्म में भी कह सकते हैं। तो नेट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फॉर बॉडी वन, एंड फॉर सेकंड पार्टिकल नेट फोर्स, उस पर एक फोर्स F2 है, एक F21 है, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, शुड बी इक्वल टू उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम। फिलहाल लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ये सब नोट कर लिया थे वाली साइड, क्लियर कर दूं? इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशंस, इनको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कह दो चाहे, एडिंग 1 एंड 2, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक साइड तो सारी फोर्सेज आ जाएंगी, F1 F2 F12 एंड F21, टोटल मिला के 4 फोर्सेज आ गई ना दोनों रिजल्ट को ऐड करके, और दूसरी साइड आ गया dp/dt। भाई किसी को d से दिक्कत हो डेल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन होनी नहीं चाहिए, अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, d या डेल्टा मोर और लेस एक ही चीज़, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये आ जाएगा ऐड करके, आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, वो भी एक जनरल रूल होता है फिजिक्स का, ये दोनों क्या हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस F1 F2, और ये दोनों थी इंटरनल फोर्सेस। याद रखो इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा जीरो होता है। इंटरनल फोर्सेस न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं। एक्चुअली इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट सम करके तो जीरो ही आएगा इक्वल एंड ऑपोजिट का। तो इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा जीरो होता है किसी भी चीज़ पे, ये तुम स्लाइड में नोट भी लिख सकते हो, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, और ये दोनों मिला के तो मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स ही कह दूँ इसको, दोनों से को अगर ऐसे सिस्टम कंसीडर करें तो नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी F1 + F2। दो अलग अलग पार्टिकल थे, मैं तुम्हें लॉजिक बता रहा हूँ, दो अलग अलग पार्टिकल थे,
पहले हमने इनके ऊपर अलग अलग देखा कि अलग अलग फोर्सेज लग रही हैं, जो भी हो रहा है। अब मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ एक सिस्टम की तरह। सिस्टम करूँगा तो F1 + F2 नेट फोर्स हो जाएगी सिस्टम के ऊपर। नेट फोर्स F1 + F2 रह गई ना, इंटरनल फोर्सेज तो कैंसिल ही हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। तो क्या मैं इसको नेट एक्सटर्नल फोर्स कह दूँ F1 + F2 को? डेल्टा या डी P1 कितना होता है? मास 1 इंटू वेलोसिटी 1, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, अपॉन dt प्लस d/dt ऑफ m2 v2। ऐसे बोल दें? अपने स्कूलों में चेक कर लेना, जिसको कराया गया हो ना वही करना इसको, अदरवाइज डेरिवेशन किसी काम का नहीं होता, बस आ जाता है पेपर में कई बार, तो इसलिए करना पड़ता है, वरना हमें इसके रिजल्ट को यूज़ करना है फाइनली। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम इसका रिजल्ट होगा। ठीक है जी। अब इसको हम लिखेंगे d/dt, m1 तो बाहर निकल सकता है, कांस्टेंट होता है, मास तो कांस्टेंट होता है। क्या हम वेलोसिटी को dr1/dt कह सकते हैं? dr/dt वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है, पोजीशन इसकी r1 से रिप्रेजेंट की गई थी, प्लस m2 d/dt ऑफ dr2/dt, और फोर्स को कह देंगे मास तो m1 + m2 हो जाएगा सिस्टम का टोटल मास। नेट फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर इसको मास इंटू एक्सेलरेशन बोल देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? देख लो, मुझे बता दो यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है तो। है थोड़ा अजीब सा, बट ठीक है। d/dt ऑफ d/dt इसको हम d2/dt2 बोलते हैं। पता है बात? सेकेंड डेरिवेटिव सुनो हुआ सबने? किसी भी डेरिवेटिव का एक और बार डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव, d2/dt2 ऑफ x, ऐसे लिखते हैं फिर इसको, d2x/dt2 इन जनरल। पता है कि नहीं सेकेंड डेरिवेटिव? कहीं शुरू में हल्का फुल्का किसी ने कहा, एक्चुअली डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव, जैसे पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का डेरिवेशन एक्सेलरेशन होता है, तो दो डेरिवेटिव हो गए ना उसके, तो डबल डेरिवेटिव कहते हैं इसको। तो एक्चुअली ये क्या चीज़ है? डेरिवेटिव ऑफ वन डेरिवेटिव, तो उसको d2/dt2 कह सकते हैं। और d/dt, एक काम करो बाहर ही ले लो उसको, d2/dt2 ऑफ m1r1 प्लस d2/dt2 ऑफ m2r2, ऐसे लिख दें डिवाइड बाय m1 + m2, ये वाला m1 + m2 में इधर ले आया हूँ, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन खुद सेकेंड डेरिवेटिव होती है किसका? पोजीशन वेक्टर r का। भाई जब मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, तो सिस्टम के अंदर आई विल टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इस साइड जो आएगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि मैंने पहले इनको अलग अलग लिया, फिर मैंने इनको इकट्ठा एक सिस्टम की तरह लिया। अलग अलग लेने में मैंने इनके अपने अपने पोजीशन वेक्टर यूज़ किए, लेकिन जब मैंने इनको इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा करके तो तुम सेंटर ऑफ मास की बात करो। ये तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है कि एक साथ करने के बाद तो अब यू कैन टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना? तो जब मैंने ऐड कर दिया मतलब मैंने कंबाइन कर दिया मैं आई कैन टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो इसको हम कह देंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेंटर ऑफ मास। d2/dt2 कॉमन निकल के कट जाएगा, हालांकि कुछ और लॉजिक होता है बट हम काट देंगे, ठीक है ना? और हमारे पास r आ जाएगा m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का, जो हमें डिराइव करना था। ठीक है जी, नोट कर लो, स्कूल में कराया गया हो तो करना, वरना इस डेरिवेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेनली सेंटर ऑफ मास में कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, इसके न्यूमेरिकल्स काम के होते हैं, पेपर में आने वाली चीज़ वो होते हैं अदरवाइज, ठीक है ना? लेकिन जिनके स्कूलों में कराया गया होगा उनके स्कूलों में आ भी सकता है ये डेरिवेशन। फिर dr/dt लगाया, तो उसको डायरेक्ट भी कह सकता हूँ ना मैं? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा d2/dt2। तो एक्चुअली d2/dt2 यहाँ से कॉमन निकल के सामने सामने कट गया, r इज इक्वल टू m1r1 m2r2 m1 + m2 बच गया। आप समझ में आया क्या हुआ है लास्ट में?
d2 बाई dt2 कैंसिल कर दिया दोनों साइड से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। तो यानी कि जब भी दो पार्टिकल्स होंगे m1 m2 जिनके वेक्टर्स r1 r2 है पोजीशन वेक्टर, तो उनका कॉमन जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस रिलेशन। सबकी शक्लें कंफ्यूज नज़र आ रही हैं मुझे इस टाइम, है ना? आ रही है या नहीं आ रही? क्यों आ रही है, क्या रीज़न है? तो रीज़न मुझे पता है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हम वेक्टर की बात कर रहे हैं और जैसे ही वेक्टर आते हैं सबको टेंशन हो जाती है कि वेक्टर आ गए, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी हमसे, है ना? कि वेक्टर के अंदर नो वन इज़ वेरी कंफर्टेबल, तुम्हें भी लगता है ना? क्योंकि वेक्टर आ गए तो टेंशन हो रही है थोड़ी सी। तो मेन बात है, हमने ये डेरिवेशन किसके लिए किया है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, बट टेक्निकली मैं यूज़ नहीं करूँगा, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मैं तुम्हें काम ऐसे बताऊँगा जिसमें तुम्हें वेक्टर यूज़ ही ना करना पड़े। तो फिलहाल इसको एज ए डेरिवेशन बस कर लो, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका, ठीक है ना? इसका लास्ट रिजल्ट क्या है? पोजीशन वेक्टर आर इज m1 r1 m2 r2 m1 प्लस m2। दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर। कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर से क्या मतलब है? अगर 3 पार्टिकल हुए तो m3 r3 कर सकते हैं ना, m1 प्लस m1 r1 m2 r2 m3 r3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन, कैन बी एक्सटेंडेड। मतलब ये 2 पार्टिकल के लिए डेराइव किया है, बट इट कैन बी जनरलाइज्ड फर्दर, ठीक है? लिखना नहीं है? अच्छा लिख लिया, वेरी गुड, लिख लिया सबने? क्लियर कर दूँ? देख जल्दी से कर लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट m1 x1 m2 x2 एंड सो ऑन। y कोऑर्डिनेट इज m1 y1 m2 y2 mn yn डिवाइड बाय एंड सो ऑन। और अगर ज़रूरत है z कोऑर्डिनेट की तो z भी ऐसे लिखा जाएगा। नॉर्मली 2 की ज़रूरत पड़ती है, हमें z की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि z तो 3 डायमेंशन हो जाता है ना? मोस्टली चीज़ें प्लेन में रहती हैं। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, सिमिलरली इफ़ यू वांट यू कैन राइट z कोऑर्डिनेट ऑल्सो, ठीक है? फॉर्मूले ये होते हैं, हमारे काम ये आएंगे। वेक्टर को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इनको यूज़ करेंगे, जो एक ईजी काम है कंपैरेटिवली, ठीक है ना? वेक्टर के कंपैरिजन में ईजी होता है ये। हाँ अच्छा, हाँ वो भी था, वो पता क्या होता है? वो तुम्हारा मेरे ख्याल उसमें होता होगा किसी, हैं? नहीं ऐसे होता है, सेक्शन फॉर्मूला भी ऐसे कुछ होता है, हाँ। और उसमें भी तो होता है वेटेज मीन वगैरह, क्या बोलते हैं उस मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, हाँ वहाँ भी होते हैं इस तरह के यूज़। अभी देखो एक्चुअली हम करेंगे क्या, आप क्वेश्चन करें क्योंकि मेनली हमें इन फॉर्मूलों को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सिंपल होते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। यहाँ पे गिवन है हमें इसकी बॉन्ड लेंथ इज 13.6 एंगस्ट्रॉम, ये गिवन है। एंगस्ट्रॉम पता है 10⁻⁻10 होता है। खैर हमें करना कुछ नहीं है, एंगस्ट्रॉम में ही आंसर दे देंगे हम, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल जिसकी बॉन्ड लेंथ है 13.6 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर तो किसी को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन क्वेश्चन तो आ गया, है ना? तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब डर गए पता नहीं क्या दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसकी बॉन्ड लेंथ है 13.6। अच्छा जी, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें लेना होता है एक ओरिजिन। हमें एक ओरिजिन मानना होता है क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो वो ओरिजिन हमारी चॉइस का भी हो सकता है, मतलब यू कैन चूज योर ओन ओरिजिन, या हो सकता है वो तुम्हें क्वेश्चन में कोई हिंट दे दे। जैसे अगर उसने ये दिया होता कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम, मतलब कार्बन से कितनी दूर होगा सेंटर ऑफ मास। अब उसने कह दिया विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो तुम्हें कार्बन को ही ओरिजिन लेना पड़ेगा अगर उसने बोला है तो। लेकिन अगर उसने ऐसे बोला कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो मैं कार्बन से ही बता सकता हूँ कहाँ होगा, ऑक्सीजन से ही बता सकता हूँ कहाँ होगा, या अदरवाइज भी बता सकता हूँ।
ठीक है जी, कहने का मतलब क्या है, हमें ओरिजिन लेना होता है। वो ओरिजिन फिलहाल हमारी चॉइस का हो सकता है, ओरिजिन कैन बी ऑफ योर चॉइस। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक ओरिजिन लेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ लूँ? ऑप्शन, तुम कार्बन के एटम को ओरिजिन ले लो, तुम ऑक्सीजन के एटम को ओरिजिन ले लो, तुम इनके जो सेंटर ऑफ मास जो अभी आने वाला है अभी हमें नहीं पता है, तुम पहले से ही उसको ओरिजिन ले लो। दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन, है ना। या लेने को ओरिजिन इस सबसे बाहर भी लिया जा सकता है कहीं। ठीक है, लेकिन जब हमारी चॉइस होगी तो हम तो ऐसा पॉइंट यूज़ करेंगे ना सबसे ईजी हो। हम क्यों फालतू में कहीं बाहर लेंगे उसको? बात समझ में आ रही है? लेने को कहीं भी ले सकते हो ओरिजिन। तो मैं कहाँ लूँ? मैंने कहा चलो मैं कार्बन को लेता हूँ ओरिजिन, ईजीएस्ट मुझे लग रहा है, इस साइड वाले को ओरिजिन मान लो। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 0 0, है ना। अगर ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जरा देखना जरा। वेरी गुड, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 13.6, एक्स पे इसकी वैल्यू 13.6, वाई पे इसका कोऑर्डिनेट 0। मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ में आना चाहिए बस कि एक बार हमें ओरिजिन लेना है, ओरिजिन के बाद हमें सारी चीज़ों के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर लेने हैं। ये हमारा पहला काम है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक कोऑर्डिनेट लेने में? इसको अगर ग्राफ में दिखा दे तो सर वो फिर भी 0,0 और ये 13.6 दिखाते, ग्राफ में दिखाया एक तरह से ओरिजिन लेके। ओरिजिन का मतलब ग्राफ लेना ही होता है। तो तुमने इसको ग्राफ पे ओरिजिन पे दिखा दिया ना, इसकी लोकेशन को ओरिजिन कह दिया। ओरिजिन हमारी चॉइस हो सकती है अपनी, ठीक है ना। तो मैंने इसको 0 0 ले लिया, ये हो गया, सबको समझ में आ गया, है ना। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। दो पार्टिकल ही तो है यहाँ पे, दो से ज़्यादा थोड़ी है। कार्बन और ऑक्सीजन दो ही पार्टिकल हुए ना। फिलहाल इस क्वेश्चन में मासेस गिवन नहीं है, क्योंकि वो तुमसे मान के चलता है कि मासेस तुम्हें खुद पता है। कार्बन का मास 12 यूनिट्स लिया जा सकता है, ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट्स लिया जा सकता है। बेसिक तो सबको पता ही होंगे, बेसिक क्या 12th क्लास में सारी पता होनी चाहिए, 11th में अभी तो खैर तुम, ठीक है ना। बट ये तो पता है ना कार्बन का मास क्या होता है, ऑक्सीजन का मास क्या होता है। तो m1 m2 अपनी तरफ से ले सकते हैं, ले लो, बस हो गया काम खत्म। 12 m1 x1 0 m2 x2 is 13.6 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज 16 प्लस 12। आ गया आंसर। ये लो, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई। सॉल्व कर लो, जो भी सॉल्व होएगा, ठीक है ना। जो भी आएगा, है ना। आ गया कोऑर्डिनेट टू सेंटर ऑफ मास, ये तो निकालना है। इसमें y की जरूरत नहीं है, क्योंकि y पे दोनों ही 0 है, y वाले दोनों ही 0 है, y निकालने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंगल लाइन के ऊपर तो एक ही कोऑर्डिनेट निकलता है बस, x। ये तो सिंगल लाइन ही हो गया, लीनियर चीज़ है, तो y की ज़रूरत ही नहीं होती। दोनों ही 0 है तो 0 ही आएगा, y कर भी लोगे तो। x कोऑर्डिनेट निकल गया, आंसर आ गया। तो क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? हाँ जी, क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? नहीं था, सही था, पता लग गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हमने एक 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास एक्चुअली फाइंड किया। एक तो हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, वो एक अलग चीज़ थी, बट ये हमने एक्चुअली फाइंड किया, ये क्वेश्चन है ना। चले आगे, चले आगे, क्लियर कर दूं इसको। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइज है a, ठीक है। इसके 3 कॉर्नर्स के ऊपर मासेस लगे हुए हैं m1 m2 एंड m3। मैं वैल्यू नहीं ले रहा, वैल्यू भी गिवन हो सकती थी, वो तो वैल्यू तो पुट करने वाली बात होती है, वैल्यू में कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो कह रहा है फाइंड इट सेंटर ऑफ मास, जिसमें वो कह भी सकता है मैं कि विद रिस्पेक्ट टू m1। तो इसका मतलब मुझे m1 को ओरिजिन लेना पड़ेगा, अगर उसने ऐसा बोल दिया तो, है ना। नहीं बोला तो मैं किसी को भी ओरिजिन ले सकता हूँ, बट किसी को भी लेना होता ना तो भी मैं तो प्रेफरेबली m1 को ही लेता, ठीक है। तो m1 को ओरिजिन ले लें, ओरिजिन कैन बी ऑफ आवर चॉइस। ये मैंने ओरिजिन ले लिया। पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम ने कर दिया है ओरिजिन लेने का। सेकंड काम क्या करोगे? अरे ओरिजिन तो ले लिया, सेकंड काम क्या करेंगे? यस, जहाँ जहाँ पे मासेस रखे हैं, यहाँ पे मासेस, इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ अ 3 पार्टिकल सिस्टम।
3 पार्टिकल है ना, M1 M2 M3, तो इसको तुम बोलोगे इट इज़ अ 3 पार्टिकल सिस्टम। तो तीनों पार्टिकल्स की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करो, वो काम हमारा सेकंड है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। A,0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? M3 का कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? वेरी गुड, ध्यान से सोचो। A2 क्या? A/2 A/2 बोलना उसको, A2 क्या बोल रहा है? A2 क्या बोलना चाहता है? A/2? तो सर वो जैसे A1 A2 वैसे अरे नहीं, A1 A2 थोड़ी, A दे रखा है ना, मैं इसकी टर्म्स में बताना है। सर हाफ ए कॉमा A/2 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 ये बोल रहा है, ये कह रहा है A/2 A/2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। किसी को कुछ और बोलना है? तुम्हारा क्या नाम है? रमन। 0 कौन बोला? कोई कुछ 0 बोलने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल गलत भाई। ये ओरिजिन है, तो यहाँ पे क्या x की कोई वैल्यू नहीं होगी? कितनी होगी A/2? ये टोटल A है, तो इस पॉइंट की लोकेशन x और y ऐसे लेते हैं ना, x यहाँ पे y यहाँ पे, x एक्सिस y एक्सिस, तो x एक्सिस पे इसकी वैल्यू A/2 होगी। तो x एक्सिस तो इसने ठीक निकाला था रमन ने, बट इसका y एक्सिस ठीक नहीं है भाई। y एक्सिस ये डिस्टेंस होगा ग्राफ के ऊपर, x कोऑर्डिनेट ये हो गया और y कोऑर्डिनेट तो ये होगा ना, ये चीज़। तो इसका मतलब ये हाइट कितनी है? ये हाइट कितनी है? इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड की लेंथ होती है 3/2 है, √3/2 है। पता है या नहीं पता? अगर नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। ये है, ये साइड ए हो गई, ये साइड A/2 हो गई, तो ये साइड कितनी होगी? पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, है ना। बाकी पता भी होनी चाहिए वैसे तो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड √3/2 होता है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की जा सकती है ना। बट रैंडमली वर्ड मत बोलो। अब तुम्हें लग रहा है ना कि ये चीज़ क्या A/2 होनी चाहिए थी? नहीं, है ना, इसकी एक अपनी वैल्यू है। तो यानी ये कोऑर्डिनेट होगा A/2 √3/2 है। किसकी समझ में नहीं आया अभी बता दो। पता लग गया कोऑर्डिनेट? अरे पता लग गया, ठीक है ना। x के ऊपर A/2, y के ऊपर इसकी वैल्यू √3A/2। और फिर नाउ यू विल यूज द फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 इंटू x1 m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइड बाय A/2, m1 प्लस m2 प्लस m3। फिलहाल तो सिंबॉलिक है, वैल्यूज नहीं है, वैल्यू होंगी तो वैल्यू पुट हो जाएंगी। सेम वे में इस बार हमें y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 2D में है ना, x y दोनों आएंगे इसमें। तो इसका y कोऑर्डिनेट m1 इंटू y1, y1 0 है, m2 इंटू y2 भी 0 है, m3 इंटू y3, तो सिर्फ y3 की वजह से आएगा इसका कोऑर्डिनेट, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ऐसे करके इसके सेंटर ऑफ मास के x और y कोऑर्डिनेट दोनों आ जाएंगे और हम आंसर x y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ही दे देंगे, जैसे 2,3 है ना, ऐसे करके आंसर दे देंगे कि ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा करके तुमने देखा हमने वेक्टर्स का काम अवॉइड कर दिया, हम कोऑर्डिनेट से कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट से इजी हो जाता है क्वेश्चन करना, ठीक है ना। वेक्टर से थोड़ा सा हल्का सा स्लाइट डिफरेंस ही था, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बट फिर भी ज़रूरत क्या है जब काम हमारा कोऑर्डिनेट से अच्छा खासा चल जाता है इसमें। और मोस्टली वो एक्सपेक्ट भी आंसर तुमसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, चलें आगे। पता लग गया, 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल 2 केसेस ले लिए मैंने। अब हम लेंगे एक अलग टाइप का क्वेश्चन। अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? हम कहेंगे उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। जैसे अगर मान लें कि मोर और लेस ये यहाँ से यहाँ तक अगर यूनिफॉर्म होगा, तो इसका जो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। अगर एक साइड हैवी हो जाए,
अगर इसकी एक साइड हैवियर हो जाए तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर साइड की तरफ शिफ्ट होता है, पता है बात? ये थोड़ा हैवियर साइड, जहाँ पे हैवी होगा उस साइड से बैलेंस होगा, फिर ये थोड़ा हैवियर साइड पे शिफ्ट। बट यूनिफॉर्म बॉडीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है ना, लेकिन इसकी शेप एल शेप का है इस तरह से। ये 6 यूनिट्स सेंटीमीटर मीटर जो भी है लेंथ, ये 2 यूनिट्स, ये 6 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स। क्वेश्चन है फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास। इसको तुम टॉपिक ले सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडीज या यूनिफॉर्म बॉडीज, कुछ भी कह लो, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कहीं हैवी कहीं लाइट नहीं है, बिल्कुल एक जैसी प्लेट है पूरी जिसमें से एल शेप काटी गई है इस तरह से। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है इस शेप का। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है जी। अब जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें 3 पार्टिकल्स थे, उससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें 2 पार्टिकल्स थे। इसमें कितने पार्टिकल हैं? इसमें कितने पार्टिकल हैं भाई? हम कहेंगे तो इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बना होगा। क्या हम इसमें पार्टिकल्स काउंट कर सकते हैं? है ना। तो ये क्या बिल्कुल उसी तरीके से होगा? हम कहेंगे काफ़ी हद तक उस तरीके से होगा, बट थोड़ा सा चेंज लेना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा चेंज कैसे? क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडी है, तो तुम एक काम करो, सबसे पहले इसको कट कर लो नॉन शेप्स के अंदर। नॉन शेप कैसी होती हैं? जैसे एक ये रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल। मिनिमम नंबर में कट करो, वरना मैं 3 में भी कट कर सकता था, 1 2 3, है ना। बट मिनिमम उसमें कट करो, ज़्यादा क्यों करना है, अपना काम कम करना है ना हमें। तो मिनिमम नंबर ऑफ रेगुलर शेप्स में क्या मैं कट कर सकता हूँ इसको? फिलहाल ये 2 रेक्टेंगल में कट हो जाएगा इस तरह से। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे यूनिफॉर्म बॉडीज़ होती हैं सबसे पहले उनको हम यूनिफॉर्म शेप्स के अंदर कट कर लेते हैं। ठीक है। फिर दूसरा काम हमारा वहीं से स्टार्ट होगा जो पिछले क्वेश्चन में होता था, डिसाइड और टेक सम ओरिजिन, है ना। फिलहाल मैं ओरिजिन यहाँ लेता हूँ। ऐसी चीज़ों सबसे आसान ओरिजिन यही लगता है ना तुम्हें, इस तरह का बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ले लो, वही ओरिजिन सबसे अच्छा लगता है, आसान होता है हमारे लिए कुछ भी इमेजिन कर पाना, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमारी इमेजिनेशन काम आएगी। अब मैं क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, क्या हम लोकेट कर सकते हैं? रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होगा ना उसका। तो क्या तुम इस ज्योमेट्रिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो? ओरिजिन में ले चुका हूँ, डायमेंशंस गिवन है, इसका सेंटर ऑफ मास इस रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखना जरा। वन कॉमा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? गुंदास, गुंतास, GUNTAS, गुंतास। बताओ कोऑर्डिनेट कितना मुश्किल है क्या? 1 कॉमा, तू क्या बोल रहा है? तू क्या बोल रहा है? कुछ भी नहीं बोल रहा। हाँ जी, कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? अरे इतना मुश्किल क्वेश्चन है इसके लिए तुम ऐसे बोल दो, कोशिश तो करो। इन्होंने बताया है 1,3। अरे ये देखो 1,3, 1,3 नहीं, सही तो बोल रहे हैं 1,3, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कॉमन सेंस यूज़ करो भाई, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखो, जिसको नहीं समझ में आया यहाँ देखो, ये साइड 2 है, 2 है, 2 का आधा 1 होता है मेरा ख्याल है, तो इसका x कोऑर्डिनेट सेंटर की वजह से 2 के हाफ में पड़ना चाहिए, 1 पे x कोऑर्डिनेट।
और y कोऑर्डिनेट टोटल 6 के हाफ में पड़ना चाहिए। 4.5 कौन बोल रहा था? मैं बस ये पूछना चाह रहा था क्यों बोल रहा था, क्या लगा था 4.5 क्यों लगा? आपने से आधा करा था ना, मैंने गलती से कैलकुलेट, मेरे को लगा 3 और प्लस हो जाएगा, और प्लस 3 कट रहा है ना। चलो जो भी है पता लग रहा है ना, लेकिन 3 है, टोटल 6 है, 6 का हाफ 3, ठीक है ना? मुश्किल काम था? सिंपल काम था? 6 है, 6 के हाफ 3 में पड़ेगा, आधे में पड़ेगा ना ज्योमेट्रिकल सेंटर, और ऐसे इधर 2 में से हाफ में पड़ेगा 1 में, तो 1,3 एक्स वाई करते हैं ना हमेशा कोऑर्डिनेट, ठीक है? कोई मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा सेंटर ऑफ मास? 1.5 कॉमा 1.5, ये टोटल 6 है। मुझे 1.5 का लॉजिक समझ में नहीं आया तेरा। हाफ क्यों कर रखा है? ये 2 है, ये साइड 2 के इक्वल कटी है ना, तो ये 4 हो जाएगी ये साइड। अगर तुम ऐसे देखोगे तो ये 4 हो जाएगी। एक मिनट, किसी की मुझे आवाज़ आई है 4,1। कौन बोला? तुम्हारा क्या नाम है? आद्या, आराध्या, आराध्या 4,1। 2,1 कौन बोल रहा था? 2,1 गुंतास। तुम्हारा क्या नाम है? प्रियम, प्रिया। 2 ऑप्शन आई हैं, किसी को कुछ और बोलना है? 2,1 बोल रहा है, 2,1 बोल रहा है। अंजलि कुछ नहीं, बोलो, बोला क्यों नहीं, बोलो। हाँ जी, तुम्हारा क्या नाम है? अक्षत। तेरे को क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? क्या भाई, इसकी सपोर्ट में कोई नहीं है इसका मतलब पूरी क्लास में, लेकिन मैं इसकी सपोर्ट में हूँ, मैं इसकी सपोर्ट में हूँ। अब बोलो 4,1 इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, अच्छा वेरी गुड। अभी देखो जरा, चलो ये बताइए पहले 4,1 क्यों बोला? वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने पता है क्या, तुम सब ने क्या किया, ये 4 और 2 का वो था, तो तुमने 4 का आधा 2 ले लिया और 2 का आधा 1 ले लिया, सबने ये किया। लेकिन ये मत भूलो कि क्वेश्चन में ओरिजिन एक ही होता है। ओरिजिन तुम्हारी चॉइस का होता है, बट वो एक ही बार लिया जाता है, तो ओरिजिन अभी भी वहाँ पर है। अब जरा देखना ओरिजिन से पॉइंट कितना दूर है। ये वाला 2 भी तो ऐड करोगे, 2 + 2। कोऑर्डिनेट लेते टाइम तो तुम ओरिजिन से डिस्टेंस देखो ना, खाली उसका आधा ले लिया वो ठीक था, बट डिस्टेंस तो ओरिजिन से देखो। फाइनली आया कुछ समझ में? नहीं समझ में आया? सर वो 4 कैसे हुआ? हाँ यही तो क्वेश्चन था सारा सारा मेन तो क्वेश्चन ही ये था, 4 कैसे हुआ। तुम्हें दिख रहा है ये 2 है, 2 है, इसका हाफ, ये टोटल 4 था, ये वाला रेक्टेंगल जिसका हाफ 2 था। तो बताओ ओरिजिन से ये पॉइंट कितना दूर है? 2 + 2 नहीं है? ओरिजिन से तो ये 2 भी ऐड करोगे ना इसकी लोकेशन के लिए, लोकेशन ओरिजिन से देखी जाएगी, तो ये आएगा 4,1। पता लगा? मुश्किल नहीं होता, लेकिन इमेजिनेशन को अपने थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या पता सब ठीक बताएं, ठीक है ना? अब सबको आइडिया तो लगी गया कि गड़बड़ कहाँ होती है। चलो जी, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, ओरिजिन लिया, फिर कोऑर्डिनेट डिसाइड किए, 2 काम कर चुके हैं हम। इसके बाद क्या करेंगे, हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास। नाउ यू कैन ट्रीट इट एज 2 पार्टिकल सिस्टम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ले लिया तो इस पूरी बॉडी एक पॉइंट हो गई। सेंटर ऑफ मास का तो मतलब ही ये होता है पूरी बॉडी एक पॉइंट हो गई अब, है ना? एक रेक्टेंगल एक पॉइंट हो गया, दूसरा रेक्टेंगल दूसरा पॉइंट हो गया। नाउ इट इज़ अ 2 पार्टिकल सिस्टम, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 + m2, है ना? सेम में वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे सामने एक और दिक्कत है। वो एक और दिक्कत ये है कि इसने हमें मासेस तो बताया नहीं m1 m2 क्या है। इसने कहीं क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि m1 m2 क्या है, इसने तो बस हमें डायमेंशन दे दी थी। सर मास अननोन है इसमें। हाँ मास अननोन है, तो क्या करेंगे, सर मास नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मास है। दोनों बॉडीज़ का mm ले लें। तो देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, बॉडी यूनिफॉर्म बॉडी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसे में अगर मास नहीं भी गिवन होता ना तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे, ठीक है? तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, कोई मास गिवन नहीं है,
अच्छा एक चीज़ ना तुम सबको क्लियर होनी चाहिए कि जब कोई चीज़ लेंथ की फॉर्म में होती है, स्टिक, एक स्टिक की लेंथ होती है ना, एक रेक्टेंगल एरिया होता है और एक स्फेयर या एक क्यूब वॉल्यूम होता है, ये बात तो समझ में आती है ना। तो कोई लीनियर चीज़ है तो वहाँ लेंथ रेलेवेंट होती है, कोई एरिया वाली चीज़ होती है तो उसका एरिया रेलेवेंट होता है, कोई 3 डायमेंशन वॉल्यूम वाली चीज़ होती है वहाँ वॉल्यूम रेलेवेंट होता है। इसमें किस चीज़ को रेलेवेंट मानोगे? एरिया को रेलेवेंट माने, सबको समझ में आता है। प्लेट जैसी होगी ना, 2 प्लेट्स रेक्टेंगुलर प्लेट्स में कन्वर्ट हुई है ये कट करके, तो इसको एरिया की तरह ट्रीट करें, है ना। तो तुम एक काम करोगे, लेट सिंबल कोई भी यूज़ कर लो, मैं स्मॉल एम यूज़ कर रहा हूँ, मान लो लेट स्मॉल एम इज द मास पर यूनिट एरिया। ऐसे हमें कुछ मानना पड़ेगा इसमें। सबसे पहले तो मैंने ये डिसाइड किया कि एरिया में मानूँ, वॉल्यूम में मानूँ या लेंथ में मानूँ, तो फिलहाल ये एरिया वाला क्वेश्चन है ना। तो मैंने लिया स्मॉल एम इज़ द मास पर यूनिट एरिया। तो बताओ इस ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा? हम कहेंगे मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जो 6×2 है इसका। ये लो 12m, इसका मास 12m ले लिया जाएगा। मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया। कुछ समझ में आता है? पर यूनिट एरिया इतना मास है तो इतने एरिया का कितना मास है? मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका एरिया तो 6×2 नहीं है, 12, 6× इस वाले रेक्टेंगल का। तो एरिया इसका 12 है, तो 12 m, ये इसका मास हो गया। इसका एरिया, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया 8 यूनिट्स है, 4×2 कट करने के बाद ये 4×2 था ना रेक्टेंगल, तो इसका m2 हो जाएगा 8m। यानी ये भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि जब मास गिवन नहीं होता तो हमें इस तरह से कोई एक वेरिएबल खुद अज्यूम करके, एक तरह से एरियल मास डेंसिटी कहते हैं इसको, मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में किसी को? सोच लो, सोच लिया? अरे बड़ी जल्दी सोच लेते हो तो। चलें आगे। तो कैन वी अप्लाई द फॉर्मूला नाउ, एक्स कोऑर्डिनेट? बताओ जल्दी क्या आएगा, करो कैलकुलेट, एक्स और वाई दोनों ही करो फटाफट से। हो गया क्या? हो गया कैलकुलेट? आयुष तू कर ही नहीं रहा? आयुष कर लिया? तो इधर उधर देख रहा है तो कर तो रहा नहीं कुछ। कैलकुलेट करना था एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। So formula same ही है। 11 बिल्कुल, क्या आ रहा है? 11.5 m1, मैं चलो कर देता हूँ m1 इंटू x1। x1 कितना है? एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी है, एक चीज़ ध्यान देनी है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। तुमने m1 किसको बोला है? इसको, जिसको m1 बोला है फिर x1 उसका ही बोला जाएगा, m1 इंटू x1। मतलब ऐसा मत कर देना कि m1 इसका ले लो और x1 इसका ले लो, वो गड़बड़ हो जाती है कई बार, तो ध्यान देना होता है इस बात का। तो m1 इंटू x1, x1 1 है, ठीक है। क्या भैया तूने x2 लिया है तो m2 भी उसी का ही लियो फिर, है ना। मतलब m2 फिर इसको लिया ना 12m को। नो सर M2 वो जैसा ही। एक मिनट, क्या बोल रहा है? m1 क्या लिया है सर M1 12 लिया। और x1 क्या लिया है? सर X1 1 लिया। 1 लिया ना। तो मैं वही तो यही कह रहा हूँ कि m1 इस ऑब्जेक्ट का मास तुमने m1 लिया तो इसी का x1 लोगे। मतलब ऐसा ना हो जाए ना गलती कहीं कि m1 इसका ले लो और x1 इसका ले लो, वो मत करना, वो गलत आ जाएगा फिर। m1 x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2 20m। तो देखोगे तुम इसको
कि एक्चुअली जो हमने वेरिएबल माना था ना वो कट जाएगा, है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम एक वेरिएबल इस तरह से लेके चल सकते हो। तो जो चीज़ मानी थी वो कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 11.5। एक्चुअली इसका मतलब होता है 2.2। सॉल्व करो तो सेम वे में तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट भी सेम कर सॉल्व करके यही आ रहा है, वो तुम करके देख लेना, सेम ही आ रहा है। ठीक है जी। इससे हमें एक और बात पता चली। अब इससे हमें एक और बात क्या पता लगी हैं जी, 2.2 और 2.2 आ गया। तो ज़रा देखो यहाँ पे, ये 2 है, मैं इसको लोकेट करूँ, 2.2 यहाँ कहीं होना चाहिए, है ना। 2 से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए ना 2.2 कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे वाई कोऑर्डिनेट ये चीज़ 2 है, 2.2 यहाँ कहीं होना चाहिए। तो सबको पता है ना, ऐसे देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ऐसे तो लेते हैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं जब। तो इसका मतलब 2.2 कॉमा 2.2 यहाँ आया, तो जो भी है। इससे हम एक और बात पता चली, क्या पता लगा? तो इससे हमें एक और बात ये पता चली कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी मे लाई आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो। क्या ये बॉडी के ऊपर है पॉइंट? ये तो बाहर नहीं है, एयर में। तो किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मे लाई ऑन द बॉडी और इट मे लाई आउटसाइड द बॉडी एज वेल। तो ये बाहर ही पड़ा है आउटसाइड द बॉडी, है ना। सेंटर ऑफ मास का एक्चुअल बॉडी से बाहर है। अबे ये क्या हुआ? दिख रहा है? मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था थोड़ी सी। जैसे ये कुछ ऐसा सा मान ले, है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा है आउटसाइड द बॉडी। इसको मुझे बैलेंस करना है, तो यहीं पे बैलेंस होएगा। हो गया ना बैलेंस? क्या इसको यहाँ बैलेंस कर सकते हैं? नहीं होगा, है ना। यहीं पे आके बैलेंस होगा एग्जैक्टली, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास पर या सेंटर ऑफ मास की लाइन पे बॉडी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, क्लियर करूँ? क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हें खुद ही करना है, मतलब होमवर्क टाइप समझ लो। ड्रॉ कर लो फटाफट से इसको, फिर हम आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। तो तुम्हें ये सेम इस तरह का क्वेश्चन करना है, लेकिन मैं तुम्हारा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ इसमें। अगर हम ये शेप एक ई की शेप में ले लें, ई, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। जहाँ पर डायमेंशंस हैं 10 यूनिट्स, 2, 2, ये थोड़ा गैप बढ़ गया है, 2, 2, 2, 2, 2, 10 हो गया ना टोटल। ठीक है, तो सबकी थिकनेस 2 है, इवन ये चीज़ भी 2 है। ठीक है ना, मतलब सारी ये स्ट्रिप्स हमारी 2 की है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा चलो काम कर देता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई क्वेश्चन देगा तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगा। इसमें हम रिड्यूस नहीं कर सकते, कम से कम 4 रेक्टेंगल लेने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4। ये 4 मैंने इसके पार्ट्स किए हैं। ओरिजिन लोगे, ठीक है जी, ओरिजिन लोगे, सारे रेक्टेंगल्स के अपने अपने इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास लोगे। एक काम करते कर ही लेते हैं, सेंटर ऑफ मास वाला काम कर लें जल्दी से। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 2 मिनट बहुत ज़्यादा है। इन सब के सेंटर ऑफ मास बताने हैं। इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। ओरिजिन ही है, कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, अभी मैं पूछ लूँगा। ऊपर वाली लाइन क्या? अच्छा ये 6 है, ये 6 है, सॉरी, ये चीज़ 6 है। ये भी 2 है, ये भी 2 है। डायमेंशन ज़्यादा चाहिए ना इसमें। ओ बेटे 1,5 होगा, बिल्कुल सबसे आसान वाला ही था 1,5। ठीक है ना, सही बोल रहा है। अब जैसे ये इमेजिन किया है, इसको देखो, इसके बताओ कोऑर्डिनेट्स।
किसका बता रहे हो? सेकंड सेकंड वाले का 3 3, 1 4 कॉमा 3, 1 4, 1 सर 4, 1 के अलावा भी कोई कुछ बोल रहा है? 4,9 लो भाई, आराध्या ने बोला 4,9 सारे इसकी साइड जा सकते हैं। अब वो तुम देखो, मैं तो वैसे ही तुम्हें कह रहा था कि पिछला वाला इसका करेक्ट था, तो तुम इसकी साइड जा सकते हो। 4,9 ही होगा, ठीक है बिल्कुल। ओ भैया इसकी इमेजिनेशन बिल्कुल सही काम कर रही है, बाकी सबकी नहीं। 9 कैसे? 0 ये है, 1 सेकेंड, 0 ये है, यहाँ 10 है, वो 10 से 1 कम है वाई कोऑर्डिनेट इसका। तुम सारे 1 कैसे ले रहे हो? ओरिजिन यहाँ बैठा है भाई, आ रही है बात समझ में? ओरिजिन यहाँ है, ऊपर 10 है, तो एक्चुअली वो 10 से 1 कम है, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 9 है। और एक्स कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल सबको समझ में आ ही गया, 4 x4 आ गया, सबको पता लग गया ना x4 तो। हाँ इसका 4 क्यों हुआ? ये तो 2 का ही है ना, ये वाली साइड 2 की है सिर्फ, तो 1, तो 2 + 1 3, 3,5 y पे 5 है ना। इसका ये है 4,1, क्योंकि इसकी हाइट 1 ही रहेगी ओरिजिन से हाइट 1, x पे 4 है ना। तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। मासेस वाइज बात करें तो ये 10 × 2 20 m हो जाएगा, ये वाला मास। सेम लॉजिक, मास m इज मास पर इंटू लेंथ 20 m, ये वाला हो जाएगा 4 × 8 m, ये है 4 m और ये है 8 m। मासेस तुम्हारे ये होंगे 4, है ना, पता लग गया सबको। और इसके बाद बाकी तो फिर फॉर्मूला 4 पार्टिकल सिस्टम, m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 डिवाइड बाय, है ना। बट इमेजिनेशन काम करने लग गई सबकी, पता लग रही है ना बातें। चलें आगे, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, कट एंड रिमूव्ड वाले क्वेश्चन। कैटेगरी को मैंने नाम दे रखा है कट एंड रिमूव्ड, ठीक है जी। अभी क्या चीज़ है, हमारे पास ये एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, इसकी रेडियस है r, ये एक सर्कुलर प्लेट है, इसकी रेडियस है r, ठीक है, ठीक है। सर्कुलर प्लेट है, इसकी रेडियस है r। जस्ट तुम्हें इमेजिन करना है कि इसमें से डायमीटर r लेके, यानी एक और सर्कल जिसका डायमीटर है ये r, है ना, मार्क करके, और ये प्लेट इसमें से कट करके हटा दी, जहाँ पे अभी ये सिर्फ होल रह गया। कैन यू थिंक ऑफ द सिचुएशन कि ये इतनी प्लेट कट करके हटा दी इसमें से। अब बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास, तो फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ये तो क्लियर कर दूँ ना। अब क्या करेंगे, ठीक है, मैं ही करा देता हूँ, अभी तो हमने किया नहीं क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या करेंगे, वंस अगेन तुम इसको कंसीडर करोगे एज 2 ऑब्जेक्ट्स। वो कौन से 2 ऑब्जेक्ट्स हैं? हम कहेंगे एक तो ओरिजिनल प्लेट, एक ऑब्जेक्ट ओरिजिनल प्लेट, और दूसरी प्लेट वो जो कट कर दी हमने इसमें से। दो चीज़ें हो गई, एक ओरिजिनल प्लेट और एक वो प्लेट जो हमने कट कर दी। ऐसे लें, ठीक है। फिर एक ओरिजिन लेना होता है, मतलब एज पर द प्रीवियस कॉन्सेप्ट व्हाट ऑल वी हैव डन। तो एक काम करते हैं, ओरिजिन इसका सेंटर ही ले ले, ओरिजिनल प्लेट का ओरिजिन ले सकते हो, तुम्हारा वैसे मन जहाँ करे यहाँ लेना है यहाँ ले लो, बट कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो एक ऑब्जेक्ट, भाई ओरिजिनल प्लेट का तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ही था ना,
उसी का ओरिजिन ले लो। तो अगर ये ओरिजिन है तो जो कट वाली प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स। जो प्लेट हमने कट की है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बहुत सिंपल है। रेडियस का था। वेरी गुड। तो रेडियस के आधे को r/2 बोल देते हैं, r है तो अगर, है ना, और y पे 0 ही रहेगा, y पे 0 ही रहेगा, y पे थोड़ी कुछ हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है लाइन। बात समझ में आई या नहीं आई? हमने यहाँ पे एक ओरिजिनल प्लेट ली, ओरिजिनल प्लेट के सेंटर को ही सेंटर ओरिजिन ले लिया, उसका सेंटर 0 0 ले लिया, और दूसरे का कोऑर्डिनेट हमारा वो हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी हम एक और क्वेश्चन भी लेंगे, बट फिलहाल इस क्वेश्चन में इसका कोऑर्डिनेट r/2, 0 है। समझ में आ रही बात? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बता दो कोऑर्डिनेट कैसे लिए, सबको अब तक पता लग जाना चाहिए मेरा ख्याल है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे नाउ वी हैव टू पार्टिकल सिस्टम। कॉन्सेप्ट तो वही होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, मासेस भी गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। मासेस गिवन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे जो पहले किया था कि लेट स्मॉल m इज द मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये भी तो प्लेट है, प्लेट में एरिया ही होता है ना। तो वही बात यूज़ कर लें, स्मॉल m इज मास पर यूनिट एरिया। तो जो बड़ी प्लेट है उसका मास m1 कितना होना चाहिए, हम कहेंगे प्लेट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट एरिया। एरिया मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट एरिया, यही तो फिर होता है मास, है ना। तो बड़ी वाली प्लेट का एरिया कितना है, πr²। बताइए सबको, सर्कल का एरिया πr² होता है ना। एरिया ऑफ प्लेट मल्टीप्लाइड बाय मास पर यूनिट एरिया। और छोटी वाली प्लेट जो कट करके निकाली है उसका मास कितना है, अरे r की जगह r/2 आ जाएगा, आधी रेडियस का ही तो है वो सर्कल, वो r/2 रेडियस का सर्कल नहीं है। सबको समझ में आ गया? आ गया। अब हम क्या करेंगे, बस एक चीज़ याद रखो, इस बार ये क्वेश्चन जो है ना कट एंड रिमूव्ड का क्वेश्चन है ना। तो कुछ डिफरेंस तो होगा, कट एंड रिमूव्ड है ये इतना नॉर्मल क्वेश्चन तो है नहीं। कट एंड रिमूव्ड में क्या करते हैं, या तो तुम फॉर्मूला चेंज कर लो, दो ऑप्शन है, या तो फॉर्मूला चेंज कर लो, m1x1 माइनस m2x2 कर लो उसको प्लस की जगह, क्योंकि ये कट करके रिमूव्ड है ना ये तो एक प्लेट, तो रिमूवल का मतलब माइनस लेना है। या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि जिस चीज़ को रिमूव किया गया उसका मास नेगेटिव लेना है, ऐसे ले लो चाहे, तो अपने आप यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। दोनों काम एक साथ मत कर देना, कहीं ये नेगेटिव भी ले लो और यहाँ भी नेगेटिव ले लो, फिर को नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, वो नहीं करना। या तो यहाँ नेगेटिव कर लो या वहाँ नेगेटिव कर लो, मतलब समझ इसको ऐसे लो जैसे इसका मास नेगेटिव ले लिया रिमूव बॉडी का, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे हो जाएगा, सेम वे में वाई कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा। तो 0 हैं क्या बोल भाई, जो चीज़ रिमूव की है उसका अभी तो कुछ मास है, उसके मास को नेगेटिव ट्रीट करोगे क्योंकि वो रिमूव्ड है, तो उसके नेगेटिव की वजह से ही एक्चुअली यहाँ फॉर्मूले में नेगेटिव आ गया। या ऐसे बोलूँ फॉर्मूला सेम रख लो, यहाँ नेगेटिव कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे, है ना। ठीक है, तो मतलब जो फॉर्मूला है उसमें प्लस की जगह बस माइनस हो जाता है, m1y1 m2y2। तो फिलहाल इसमें क्योंकि ये एक ही केस है, एक लीनियर केस है, तो लीनियर केस में तो y निकलेगा ही नहीं, सिर्फ x से निकालो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो दोनों को ही 0 0 है ना, तो ऐसे में y 0 ही आएगा, है ना। तो ऐसे में सिर्फ x की ज़रूरत है हमें फिलहाल इस क्वेश्चन में। आया समझ में? सोच लो, पता लगा? लास्ट सीट रमन, और तुम्हारा क्या नाम था भी? अंकित। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन दे दूं? मतलब अच्छा चलो कैलकुलेट तो कर ही लें ये वाला, जरा कैलकुलेट करना क्या आएगा। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होगा, यहाँ पे फिलहाल वाई की ज़रूरत नहीं है। सर x1 0 होगा। हाँ x1 0 होगा बिल्कुल।
हो गया। तो m1 x1 तो 0 ही आ जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू एम डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर एम माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4m, है ना। तो पाई आर स्क्वायर वैसे कॉमन निकल जाएगा, 4 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4m डिवाइड बाय 3 बाय 4 पाई आर स्क्वायर एम, एम पाई आर स्क्वायर, ये 4 सबसे ऊपर जाएगा तो माइनस r बाय 3, एक r भी तो बचेगा, x1 m1 x1 तो किया ही नहीं हमने, r बाय 2 तो माइनस r बाय 8 r बाय 6, माइनस r बाय 6 आ रहा है आंसर। आया समझ में? शायद सॉल्व किया मैंने, माइनस r बाय 6 आ रहा है, वो करना ध्यान से अपने आप। इसका क्या मतलब हुआ, y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, इसका क्या मतलब है, माइनस r बाय 6 आने का मतलब हो गया, इसका मतलब वंस यू कट इट एंड रिमूव्ड इट तुम्हारा आंसर नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया। पता लग रहा है ना, अगर ये साइड निकाल दूंगा तो हैवियर साइड वो रह गई, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास माइनस r बाय 6 0 पे आएगा। ओरिजिन ये था ना, ओरिजिन के इस साइड फिर नेगेटिव आ गया ना, माइनस r बाय 6, ओरिजिन के उधर तो नेगेटिव हो गया फिर नंबर, है ना, क्योंकि ये साइड से कट कर दोगे कुछ तो सेंटर उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।